नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब किया जाता है, किन कारणों से किया जाता है और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, या फिर एक यूनिट ब्लड कितना होता है, एक यूनिट प्लाज्मा कितना होता है, एक यूनिट प्लेटलेट। तमाम पहलुओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड का रिप्लेसमेंट करना या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स का रिप्लेसमेंट करना ही क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। टू प्लेस द ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स को प्लेस करना, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स विच लॉस्ट थ्रू हेमरेज, एनीमिया या अदर डिजीज। यानी कि हेमरेज, एनीमिया या फिर कोई अन्य बीमारी की वजह से अगर ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो उसको प्लेस करना ही क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। और ये एक क्या है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अब इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किन किन कारणों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, किन किन कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सबसे पहली कंडीशन होती है हेमरेज। हेमरेज यानी अत्यधिक ब्लड का लॉस हो जाना बॉडी से, या अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाना, हेमरेज। उसके बाद एनीमिया, तीसरा ट्रोमा, बर्न या फिर कोई सर्जरी की वजह से अगर ब्लड की लॉस हो गई तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, यानी कितने टाइप का होता है ब्लड डोनेशन। सबसे पहला होता है ऑटोलोगस, दूसरा ब्लड सैवलेज, तीसरा डेजिग्नेटेड डोनर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मतलब होता है ब्लड डोनेट टू योरसेल्फ, यानी अपने आप को ही ब्लड डोनेट करना, अपने ब्लड को अपने अंदर ही चढ़ाना। ये कैसे करेंगे, इस प्रकार के ब्लड डोनेशन किसी भी शेड्यूल प्रोसीजर से पहले स्वयं पेशेंट के ही ब्लड को डोनेट करते हैं और उसको रिजर्व करते हैं। यानी कोई बीमारी की कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड को ले लिया जाता है और उसमें कुछ सुधार करके उसको स्टोर कर लिया जाता है और फिर उस पेशेंट को बाद में वो ब्लड वापस से उसी के ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। तो इसमें डिजीज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क कम होते हैं। ब्लड को शेड्यूलेटेड प्रोसीजर से 5 वीक पहले ब्लड कलेक्ट करते हैं और रिस्टोर करते हैं। यानी कोई शेड्यूलेटेड प्रोसीजर होता है, मान लीजिए किसी की सर्जरी होती है तो उससे पहले ही उसके ब्लड को ले लेते हैं, उसी के ब्लड को, और फिर बाद में उसको रिजर्व कर लेते हैं जब उस सर्जरी के टाइम पे उसी के ब्लड को यूज़ कर लेते हैं। यानी कोई प्रोसीजर होता है उससे 5 वीक पहले उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। जैसे किन किन कंडीशन में ये करते हैं, सेप्टिसीमिया और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट को छोड़कर ये सभी में कर सकते हैं। यानी सेप्टिसेमिया और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में इस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेप्टिसेमिया और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट के अंदर ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। दूसरा है ब्लड सैल्वेज। तो ब्लड सैवलेज भी ऑटोलोगस ब्लड का ही टाइप होता है, यानी ऑटोलोगस जो ब्लड होता है उसी के जैसा होता है। इसमें ब्लड को सक्शनिंग के द्वारा ब्लड कैविटीज, ब्लड स्पेस या अदर क्लोज बॉडी साइट से इसको कलेक्ट करते हैं। यानी वहाँ से तो बॉडी से कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कोई बॉडी कैविटीज होती है
वहाँ से, या फिर कोई जॉइंट का स्पेस होता है वहाँ से, या अदर क्लोज्ड जो बॉडी साइट होती है वहाँ से इस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इसको ब्लड सैल्वेज बोलते हैं। ब्लड को री इन्फ्यूज़ करने से पहले ब्लड को स्पेशल प्रोसेस से इसमें उपस्थित टिश्यू या डेब्रिड्स को हटाया जाता है। यानी इस ब्लड को दोबारा चढ़ाने से पहले या री इन्फ्यूज़ करने से पहले ब्लड को स्पेशल एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। उसमें उसके टिश्यू जो अवशेष होते हैं उनको इसमें से हटाया जाता है। अब तीसरा जो मेन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरे नंबर का, यानी डेजिग्नेटेड डोनर। डेजिग्नेटेड डोनर जो होता है वो कंपेटेबल डोनर सेलेक्टेड बाय रिसिप्टेंट, यानी किसी डोनर के द्वारा किसी रिसिप्टेंट को ये चढ़ाया जाता है। डेजिग्नेटेड डोनर इस प्रकार का ब्लड को बोलते हैं। यानी किसी जो डोनर जो होता है, जो दाता होता है, उससे ब्लड लिया जाता है और जिसको चाहिए उसको चढ़ा दिया जाता है। तो ये होता है डेजिग्नेटेड डोनर। अब आता है टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला तो आता है होल ब्लड, यानी पूरा ब्लड को ही रिप्लेस कर देना या पूरा ब्लड ही चढ़ाना, क्या कहलाता है? होल ब्लड। और होल ब्लड के अंदर एक यूनिट में कितने ml होते हैं? 350। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि एक यूनिट में कितने ml ब्लड होता है। तो एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है, जिसमें 300 ml तो ब्लड होता है प्लस 50 ml उसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिले होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसको स्टोरेज कितने टाइम तक कर सकते हैं। जो होल ब्लड होता है उसको 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्टोरेज जो टेम्परेचर जो होता है वो 1 डिग्री टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, आइडियल टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ब्लड, होल ब्लड जो होता है उसको कितने टाइम पे चढ़ा देना चाहिए? इन्फ्यूजन टाइम जो होता है वो 2 to 4 आवर होता है, यानी 2 से 4 घंटे के अंदर ब्लड को चढ़ा देना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा 4 घंटे के भीतर ही करना चाहिए, जिससे सेप्टिसेमिया यानी कि ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस को रोका जा सके। यानी 4 घंटे के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। डिस्कार्ड ब्लड रिमाइंड आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 घंटे के अंदर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ तो बचे हुए ब्लड को डिस्कार्ड कर देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी की एक यूनिट होती है 250 ml। एक यूनिट आरबीसी देने से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि एक यूनिट आरबीसी 250 ml होते हैं और एक यूनिट आरबीसी देने से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आरबीसी जो होती है उसका मैक्सिमम स्टोरेज टाइम 42 डेज होता है। इसके हीमोक्रोटिक वैल्यू बढ़ती है, एक यूनिट से 2 to 3 हीमोक्रोटिक वैल्यू इंक्रीज। इसमें भी ट्रांसफ्यूजन टाइम वो ही रहता है 2 to 4 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। उसके बाद में अगला आता है ब्लड प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स ट्रांसफ्यूज इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं कि जिसमें थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट डिक्रीज हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एंड प्लेटिलेट डिसफंक्शन की कंडीशन में प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक यूनिट प्लेटिलेट में 50 to 70 ml यानी 50 to 70 ml होता है एक यूनिट प्लेटिलेट। एक यूनिट प्लेटिलेट चढ़ाने से 5000 से 10,000 सेल प्लेटिलेट पर mm³ इंक्रीज होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम प्लेटिलेट का कितना होता है? 5 to 7 डेज, मेनली 5 डेज करते हैं। इफेक्टिव यूज एज सून एज ट्रांसफर, यानी कि जितनी जल्दी हो सके
उसको चढ़ा दे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। स्टोरेज टेम्परेचर प्लेटलेट का 20 डिग्री टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्रांसफ्यूज टाइम होता है 15 टू 30 मिनट्स। अब बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल या WBC की। एक यूनिट WBC होती है 400 ml। ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि WBC को स्टोर नहीं करते हैं, इसको तत्काल निकालते हैं और तत्काल ही इसको चढ़ा देते हैं। यूज इम्यूनिटी डिफिशियंसी पर्सन, जो इम्यूनिटी जिसमें बहुत कम होती है और जिसमें लंबे टाइम से इन्फेक्शन चल रहा हो, ऐसे पेशेंट में WBC ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके बाद में अगला आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी FFP। ट्रांसफ्यूज इन किस किस कंडीशन में ये ट्रांसफ्यूज किया जाता है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 5 नंबर और 8 नंबर की कंडीशन में, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी की वजह से ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं। 1 यूनिट FFP यानी 1 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 200 से 250 ml होता है। स्टोरेज टाइम 1 ईयर होता है, यानी 1 साल तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड 1 साल तक, और अगर 2 साल तक रखना है तो -60 डिग्री 2 ईयर तक। इसमें ट्रांसफ्यूजन टाइम जो होता है वो 15 टू 30 मिनट यानी 15 से 30 मिनट के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को। अब कुछ प्लाज्मा प्रोडक्ट जो होते हैं जिनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, सबसे पहला आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ब्लड प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। यूज इन हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में, लीवर फेलियर की कंडीशन में, हाइपोएल्ब्यूमिनिया की कंडीशन में। स्टोरेज फॉर 5 ईयर 5 साल तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। 25 ग्राम पर 100 ml इज इक्वल टू 500 ml ऑफ प्लाज्मा। उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं क्रिप्टोप्रेसिपिटेट। क्रिप्टोप्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम FFP, यानी ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से प्रिपेयर किया जाता है और ये किसको रिप्लेस करने में किया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और 13 नंबर के जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और फिब्रिनेक्टिन एंड वॉन विलिबर्ड फैक्टर, इनके लिए रिप्लेस करने के लिए क्रिप्टोप्रेसिपिटेट का यूज़ करते हैं। और किस में यूज़ करते हैं? यूज फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक। 1 यूनिट एडमिनिस्ट्रेट, मतलब 1 यूनिट जो ट्रांसफ्यूज करेंगे वो कितनी देर के अंदर करेंगे? 15 टू 30 मिनट के अंदर। क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करके रखें, यानी जो क्लाइंट जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसकी समस्त जानकारी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंटेड करके रखेंगे, अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद में अगली चीज़ आती है कॉम्पेटेबिलिटी, यानी कि क्या क्या कॉम्पेटेबिलिटी होती है? क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन, नेम और बैंड और ब्रेसलेट, यानी जिसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि किस क्लाइंट के हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसका नेम और बैंड ये होना चाहिए, ब्रेसलेट उसके बंधा हुआ होना चाहिए। रिसिप्टेंट जो होता है जिसके ब्लड चढ़ाना होता है उसकी ABO टाइप और RH टाइप उसका पता करके रखेंगे। एन एंटीबॉडी स्क्रीन, उसकी एंटीबॉडी जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है उसकी एंटीबॉडी चेक करके रखेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल डोनर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है O नेगेटिव ब्लड,
और यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टेंट होता है AB पॉजिटिव। ये दोनों क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्वदाता ब्लड कौन सा होता है, O नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन सा है, AB पॉजिटिव। O नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है और AB पॉजिटिव वाला सबसे ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डोनर और ये रिसिप्टेंट, यानी O वाला सबको ब्लड दे सकता है। फिर उसके बाद में A वाला A वाले को और किसको दे सकता है, AB वाले को। उसके बाद में B वाला किसको दे सकता है, B वाला B वाले को दे सकता है और AB वाले को दे सकता है। AB वाला किसको दे सकता है, AB वाला केवल AB वाले को ही ब्लड दे सकता है। उसके बाद में किस किस से ब्लड ले सकता है, O वाला किससे, केवल O वाले से ही ब्लड ले सकता है। A वाला जो होता है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, A वाला A वाले से ले सकता है और O वाले से ले सकता है। ठीक है, B वाला किस से ले सकता है, B वाला B वाले से ले सकता है और O वाले से ले सकता है। AB वाला किस से ले सकता है, AB वाला सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वग्राही है तो सबसे ब्लड ले सकता है। तो आई होप ये समझ में आई होगी ये चीज़। उसके बाद में कंडीशन ऑफ ब्लड डोनेशन, यानी ब्लड डोनेशन की क्या क्या कंडीशन होती हैं, यानी किन किन कंडीशनों में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि डोनर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शियस डिजीज, यानी जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो सारी इन्फेक्टेड बीमारियों से रहित होना चाहिए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आदि उसमें नहीं होनी चाहिए। डोनर जो होना चाहिए वो 90 दिन से, मतलब 90 दिन तक उसने कोई भी ब्लड डोनेट नहीं किया हो, लास्ट ब्लड डोनेट उसने नहीं किया हो 3 महीने तक। ठीक है, जैसे मान लो कोई से 3 महीने जैसे पूरे हो जाए उसके बाद ही ब्लड डोनेट करें। 3 महीने से कम अगर हुए हैं ब्लड डोनेट तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। उसके बाद में एज विल बी बिटवीन 18 to 65 ईयर, यानी इससे 18 ईयर से कम है तो भी नहीं करेंगे, 65 ईयर से ज़्यादा का अगर कोई व्यक्ति है तो उससे भी ब्लड नहीं लेंगे। उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, यानी 12 ग्राम से ऊपर हो तो चलेगा, 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्ट इन एम्प्टी स्टोमक, यानी उसने कुछ खाया हो, खाली पेट अगर वह है तो उसका ब्लड नहीं लेंगे। उसके बाद में ब्लड डोनेशन के बाद में उसको कुछ मीठा ड्रिंक उसको पीने को देंगे, हल्का मीठा उसको पीने को देंगे। उसके बाद में प्रिकॉशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या क्या सावधानियां रखेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे। तो इन द फर्स्ट 15 मिनट, मतलब पहले जो 15 मिनट हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए, 50 ml, 15 ml के अंदर, एक्सेप्ट व्हेन ट्रीटिंग मैसिव ट्रोमा। मैसिव ट्रोमा को छोड़कर अगर मैं कोई ज़्यादा मैसिव ट्रोमा है तो अलग बात है, नहीं तो फर्स्ट जो 15 मिनट है उसमें ब्लड फ्लो रेट कितनी रखेंगे, 50 ml। उसके बाद में यूज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो BT सेट होता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का में जो फिल्टर लगा होता है वो कितने माइक्रोमीटर का होना चाहिए, तो वो 40 माइक्रोमीटर का होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 40 माइक्रोमीटर का ब्लड फिल्टर साइज होना चाहिए। उसके बाद में टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल वन द एडमिनिस्ट्रेटिंग नर्स वेरीफाई द पेशेंट ABO एंड RH ब्लड टाइप और इस कंपैटिबिलिटी, यानी कि 2 लोग चेक करेंगे पेशेंट की जो ABO ब्लड ग्रुप और RH इनकम्पेटिबिलिटी उसकी चेक करेंगे, 2 जने वेरीफाई करेंगे। एक तो जो एडमिनिस्टर कर रही है वो नर्स और उसके अलावा एक और
जो हेल्थ केयर वर्कर है वो दोनों उसको वेरीफाई करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ब्लड स्टोरेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्लड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं रूम टेम्परेचर पे यानी 22 टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन 30 मिनट्स आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक में आने के बाद में 30 मिनट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देना चाहिए, या 30 मिनट के बाद में शुरू कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 30 मिनट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेवर यूज एनी सॉल्यूशन और ड्रग, कोई भी ड्रग यूज नहीं करेंगे, नेवर यूज एनी सॉल्यूशन और ड्रग, किसको छोड़ के, बस NS को छोड़ के, नॉर्मल सैलाइन को छोड़ के कोई भी ड्रग या कोई भी सॉल्यूशन ब्लड के साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और BT सेट 4 से 6 घंटे के अंदर चेंज कर देंगे, एवरी BT सेट चेंज इन 4 to 6 आवर्स। उसके बाद में रैपिड ट्रांसफ्यूज, मतलब तेजी से जो ट्रांसफ्यूज करते हैं, कोल्ड ब्लड में भी कॉज कार्डियक एरिथमिया, अगर तेजी से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ये ब्लड, कोल्ड ब्लड जो होता है क्या कर सकता है, कार्डियक एरिथमिया कॉज कर सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असेस पेशेंट एवरी 15 मिनट टू ऑब्जर्व ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को चेक करने के लिए हर 15 मिनट के अंदर पेशेंट को असेस करते रहेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 18 गोज नीडल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में कितने गोज की नीडल यूज करेंगे, तो 18 गोज की ब्लड नीडल यूज करेंगे। उसके बाद में है ब्लड बैंक, हम पढ़ते हैं कुछ ब्लड बैंक के बारे में। ए प्लेस इन विच वेयर होल ब्लड एंड सर्टेन कंपोनेंट्स आर प्रोसेस एंड स्टोर्ड अंटिल नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक जगह होती है जहाँ पर पूरे जो ब्लड जो होता है और उसके कंपोनेंट का जो होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, उनमें कुछ सुधार किया जाता है और स्टोर किए जाते हैं, जब भी हमें चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं और ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, तो वो प्लेस होता है ब्लड बैंक। तो ब्लड इज मिक्सड विद, ब्लड को किसके साथ मिक्स किया जाता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज के साथ, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट होता है। स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फॉर मैक्सिमम जो स्टोरेज होता है 40 to 45 डेज। हिपेरिन में बी यूज एज प्रिजर्वेटिव, हिपेरिन भी यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ब्लैंक ब्लड शुड बी यूज एज सून एज पॉसिबल, ब्लैंक जो ब्लड होता है, बचा हुआ ब्लड जो होता है, एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज द लॉन्गर इट इज स्टोर द फेवर रेड ब्लड सेल सर्वाइव इन एनलेस फॉर्म। तो ब्लड को जितनी जल्दी हो सके यूज ले लेना चाहिए। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड रिएक्शन कर सकता है, एलर्जिक हो सकती है या फिर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। अब इसके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है, किन किन साइन सिम्टम से पता लगाएंगे। पहला फीवर होगा, चिल्स होगा, ईचिंग होने लगेगी, स्वेटिंग पसीना आएगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद ट्रैकीकार्डिया, उसके बाद में हाइपोटेंशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पे हाइपोटेंशन होता है यानी बीपी लो होता है। उसके बाद डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेमेचूरिया यानी ब्लड इन यूरिन, ये कंडीशन देखने को मिलती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दौरान।
उसके बाद में अगर ये कंडीशन ब्लड चढ़ाते टाइम ये चीज़ें हमें देखने को मिले तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, नर्स क्या करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ये ध्यान से पढ़ना। नर्सिंग इंटरवेंशन, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देंगे और क्या करेंगे, स्टार्ट 0.9% NS सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देंगे और तुरंत 0.9% NS तुरंत स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और वाइटल साइन चेक करेंगे हर 5 मिनट के अंदर। एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग होती हैं और अगर जो इमरजेंसी ड्रग होती है जैसे एसिटामिनोफेन एंड डाइफेनिलहाइड्रामाइन एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रिस्क्राइब करने पे एसिटामिनोफेन एंड डाइफेनिलहाइड्रामाइन ये ड्रग यूज़ करेंगे। कलेक्ट फर्स्ट वॉइडेड यूरिन, जो फर्स्ट जो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद में जो फर्स्ट जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करेंगे। ब्लड यूनिट कलेक्ट करेंगे, ट्यूबिंग एंड फिल्टर, और इसको लैब के अंदर भेज देंगे। इतना काम करेंगे। उसके बाद में अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए तो क्या करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन, तो इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड एट रेट ऑफ रैपिड द क्लाइंट टू टॉलरेट। ब्लड जो रेट होती है अगर तेजी से करेंगे तो क्लाइंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन हो जाएगी। क्या क्या साइन सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, कफ हो जाएगा, डिज्निया, चेस्ट पेन या हीजिंग साउंड हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ट्रेकिकार्डिया विद बाउंडिंग पल्स और डिस्टेंट निक्ड वेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है भाई सर्कुलेटरी ओवरलोड का, डिस्टेंट निक वेन। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, फ्लो रेट को स्लो कर देंगे, मिनिमम लेवल पे ले आएंगे। प्लेस द क्लाइंट इन अपराइट पोजीशन, क्लाइंट को अपराइट पोजीशन देंगे और उसको डिपेंडेंट फील होने देंगे, ये कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो है सेप्टिसेमिया या बैक्टीरियमिया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेटेड ब्लड। अगर ब्लड कंटामिनेटेड हो चुका है उसको अगर हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। क्या क्या साइन सिम्टम इसके अंदर होंगे, रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स एंड हाई ग्रेड फीवर हमको देखने को मिलेगा, वोमिटिंग हमको देखने को मिलेगी, डायरिया और हाइपोटेंशन एंड शॉक की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हम यहाँ पे देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक देंगे और फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। सेप्टिसेमिया को रोकने के लिए हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर पेशेंट में सेप्टिसेमिया डेवलप हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे तथा ब्लड बैंक को वापस ब्लड बैंक के अंदर भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली हम पढ़ते हैं ब्लड आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड की कंडीशन यानी कि जो डिलेड ट्रांसफ्यूजन होता है, लंबे टाइम तक अगर ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और क्लाइंट हु रिसीव मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सच एज क्लाइंट विद एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एनीमिक कंडीशन में अगर हम बहुत मतलब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं तो इस कंडीशन में हमें आयरन ओवरलोड की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। क्या क्या साइन सिम्टम इसमें होंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड हेमाटोलॉजिकल वैल्यूज इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी आयरन ओवरलोड की कंडीशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई चीज़ है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर डीफेरोक्सामाइन जो ड्रग होती है विच रिमूव्ड एक्यूमुलेटेड आयरन जो होता है उसको किडनी के द्वारा ये रिमूव कर देती है। डीफेरोक्सामाइन ये ड्रग भाई आयरन ओवरलोड की कंडीशन में हम देंगे। उसके बाद में हाइपर कैलेमिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जो स्टोर्ड ब्लड जो होता है वो हीमोलाइसिस होता है उसमें, और हीमोलाइसिस के द्वारा भाई पोटेशियम मुक्त करता है। तो द ओल्डर ब्लड जो होता है वो ग्रेटर रिस्क होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है किसका, हाइपर कैलेमिया का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में रीनल फेलियर के पेशेंट जो होता है भाई उसको हमेशा फ्रेश ब्लड देना चाहिए। क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं? पैरास्थेसियासिस हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डिसरेदेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात कर ले नर्सिंग इंटरवेंशन की भाई। स्लो द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द HCP यानी नोटिफाई द फिजिशियन को भाई नोटिफाई कर देंगे, ब्लड को स्लो कर देंगे। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, रेगुलर इंसुलिन देंगे और हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज देंगे। कैक्सिलेट और सोडियम पॉलीसिट्रेट फ्लूनेट इसको देंगे भाई। ये मेडिकल मैनेजमेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइपोकैल्सेमिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्लड में उपस्थित एक्सेसिव जो सिट्रेट यह कैल्शियम के साथ जुड़कर बॉडी से एक्सक्रिएट होने लगता है, जिससे हाइपोकैल्सेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। साइन सिम्टम क्या होते हैं? मसल्स स्पाज्म देखने को मिलेगा यानी टिटनी साइन, इसमें पॉजिटिव चोस्टैक साइन एंड ट्रोसाउ साइन हमको देखने को मिलेंगे। पैरास्थेसियासिस भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंटरवेंशन वही है, स्लो ट्रांसफ्यूजन कर देंगे और बाई फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। उसके बाद में है डिजीज ट्रांसमिशन यानी ब्लड से भाई पता ही है डिजीज ट्रांसमिशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है यानी कि कंटामिनेटेड जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो क्या कोज कर सकता है भाई? डिजीज कोज कर सकता है। हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B जैसी बीमारियां फैला सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर लाइन यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो।